हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है STM32F4 कंट्रोलर। ये एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस कंट्रोलर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम समझ लेते हैं ये जो STM32 कंट्रोलर है उसके अंदर होता क्या है और एक प्रोग्राम भी करेंगे सिंपल LED ब्लिंकिंग का। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आप सभी को पता है STM32F4 कंट्रोलर ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। ओके, और जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में। तब उससे पहले हमको ये चीज़ समझनी है कि STM32 माइक्रो कंट्रोलर इतना पॉपुलर हुआ ही क्यों। ओके, जो कुछ इस प्रकार दिखता है वो इतना पॉपुलर है क्यों, उसके पीछे रीज़न है इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर यूज़ किया गया प्रोसेसर। सो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है ARM Cortex M4 प्रोसेसर। सो इस कंट्रोलर के अंदर यूज़ किया गया है ARM से मिला हुआ ARM Cortex M4 प्रोसेसर, और उसकी वजह से ये STM32 कंट्रोलर एक पावरफुल कंट्रोलर बन चुका है। चलो जान लेते हैं इस कंट्रोलर और प्रोसेसर के बारे में डिटेल में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें ARM के बारे में क्यों सीखना है। व्हाई शुड एनीवन लर्न अबाउट एन ARM? तो सबसे पहला टॉपिक आता है उसका वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री अडॉप्शन। आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, आप एविएशन इंजीनियरिंग ले लो, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री ले लो, जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस मिल जाएंगे वहाँ वहाँ आपको ARM मिल जाएगा। ARM एक आज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको ARM देखने को मिलेगा। सेकेंड, उसकी वर्सेटिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर हो जाए, माइक्रो कंट्रोलर्स हो जाए या फिर SoCs हो जाए, सभी जगह ARM के प्रोसेस यूज किए जाते हैं। सिंपल टू सिंपल एप्लीकेशन टू कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशंस का एग्जांपल लेते हुए हम बोल सकते हैं आपके रिमोट, जहाँ पे आपका ARM का प्रोसेसर यूज़ किया है। कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस का एग्जांपल लेते हैं हम आपके लैपटॉप के प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल मैकबुक। इन मैकबुक आपका प्रोसेसर है M1 या फिर M2। इन प्रोसेसर के अंदर ARM का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। थर्ड टॉपिक आता है उसका एनर्जी इफिशियंसी। मतलब क्या? तो बिफोर ARM एनर्जी एंड परफॉर्मेंस आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स और पैराडाइम्स। सो लाइक ऐसा कंसिडर किया जाता था, अरे या फिर ऐसे प्रोसेस थे, अगर कोई प्रोसेसर परफॉर्मेंस दे रहा है इसका मतलब वो एनर्जी भी उतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है इसका मतलब वो एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। वाहिल जब से ARM आया है तो ARM ने क्या किया, कम एनर्जी में ज़्यादा परफॉर्मेंस देना वो चालू कर दिया। सो ARM नोन फॉर इज एनर्जी इफिशियंसी। फोर्थ टॉपिक इज इमर्जिंग ट्रेंड्स लाइक IoT या फिर AI। तो आपको पता है AI या फिर IoT आने वाले दिनों में हर रोज़ हम यूज़ करने वाले। तो इन टेक्नोलॉजीज को चाहिए होती है प्रोसेसिंग पावर, और वो प्रोसेसिंग पावर देने के काम ARM करेगा। नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आप अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ARM आना ही चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थे जिसकी वजह से हमें ARM सीखना है। नाउ लेट्स डिस्कस सम हिस्ट्री ऑफ एन ARM। सो इन UK इन कैम्ब्रिज हरमन हॉसर और क्रिस कर, ये दो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब कंप्यूटर्स बेचेंगे। तो उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की अकाउंट कंप्यूटर्स नाम से। इस कंपनी का प्राइमरी गोल था कि हम कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फॉर कमर्शियल पर्पजेस और साथ ही साथ हाउस होल्ड पर्पजेस, राइट। ओके, पर जब ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो उनको ये पता चला कि हमारे कंप्यूटर को लगने वाला जो प्रोसेसर है वो तो मार्केट में है ही नहीं, जो उनको चाहिए वैसा मार्केट में प्रोसेसर ही नहीं। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं, क्या हम खुद से ही एक ऐसा प्रोसेसर बना सकते हैं। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की अकाउंट रिस्क मशीन की। ओके, तो उन्होंने अपने कंपनी के अंदर एक सेपरेट वर्टिकल बनाया अकाउंट रिस्क मशीन का नाम, अकाउंट रिस्क मशीन नाम से, जिस प्रोजेक्ट को लीड किया सोफी विल्सन और स्टीव फर्बर। सोफी विल्सन तो तभी कॉलेज में ही थी, तो इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया। तो प्रोजेक्ट का गोल सिंपल था कि उनको एक प्रोसेसर बनाना था जो रिस्क बेस्ड हो। मतलब उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो बर्कली यूनिवर्सिटी उसमें एक रिस्क आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये रिस्क आर्किटेक्चर यूज करें अपने प्रोसेसर के अंदर। सो ये अकाउंट रिस्क मशीन का गोल था कि हमें एक रिस्क बेस्ड प्रोसेसर बनाना है जो कि एक हाई परफॉर्मेंस दे, राइट। सो इन अराउंड 1987 ARM वन दिस आर्किटेक्चर, ARM वन प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस, जो कि एक 32-बिट प्रोसेसर था जिसकी क्लॉक 8 मेगाहर्ट्ज थी, जो उस अकाउंट कंप्यूटर्स के पहले कंप्यूटर में यूज किया गया है, अकाउंट आर्किमिडीज कंप्यूटर में। ओके, सो ARM का पहला प्रोसेसर आया इन 1987। उसके बाद 1989 में ARM 2 प्रोसेसर आया, जहाँ पे आर्किटेक्चर में बहुत सारे रिफाइनमेंट हुए। और अब उनको ये समझ में आया कि हमने जो आर्किटेक्चर डेवलप किया है
वो आर्किटेक्चर बेसिकली एक एनर्जी इफिशिएंट आर्किटेक्चर है, मतलब वो कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पा रहा है। ओके, और उन्होंने समझा कि ये जो प्रोसेसर हम बना रहे हैं उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए लिमिटेड नहीं हो सकते, वो बहुत अलग दुनिया बहुत अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने ये समझा कि हम एक अलग कंप्यूटर फॉर्म करते हैं, जहाँ पे एकॉन कंप्यूटर्स, VLSI और एप्पल, इन तीनों कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर निकाला और अब इस नए सेपरेट कंपनी का नाम रखा गया ARM, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिस्क मशीन। जो कंपनी अब सिर्फ प्रोसेसर बनाएंगी, ना कि सिर्फ प्रोसेसर बनाएंगी, सिर्फ आर्किटेक्चर बनाएंगी। ओके, सो इस कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बनाना चालू किया और वो आर्किटेक्चर किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को दे रहे थे जो अपने खुद के कंट्रोल में यूज कर रहे वाला। तो ऐसे ही आर्म के बहुत सक्सेसफुल आर्किटेक्चर आए, ARM 7 आया, ARM 9 आया आर्किटेक्चर्स, जो बहुत अलग अलग डिवाइसेस में यूज किया, जहाँ पे ये आर्किटेक्चर्स पावर इफिशिएंसी, वर्सेटिलिटी के लिए यूज करने रिकॉग्नाइज होने लगे और ये एम्बेडेड सिस्टम में भी ये प्रोसेसर यूज होने लगे। इन अराउंड 2000 और 2001 आर्म ने एक रिवॉल्यूशनाइजिंग डिसीजन लिया, जहाँ पे आर्म ने कोर्टेक्स A, कोर्टेक्स R और कोर्टेक्स M ऐसे आर्किटेक्चर प्रोफाइल्स लॉन्च किए। और इन आर्किटेक्चर प्रोफाइल लॉन्च करते ही आर्म को बहुत अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपांड करने को मिला, जहाँ पे कोर्टेक्स A एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोसेसर था, कोर्टेक्स R रियल टाइम प्रोसेसर था और कोर्टेक्स M माइक्रो कंट्रोलर के लिए बनाया गया एक प्रोसेसर था। ठीक, सो ये थी कुछ हिस्ट्री ऑफ एन आर्म। चलो डिस्कस कर लेते हैं आर्म का आर्किटेक्चर। सो आपको पता है आर्म हमने डिस्कस किया था 1987 में आर्म ने ARM 1 आर्किटेक्चर लाया, फिर ARM 2 आया, देन ARM वर्जन 3, ARM वर्जन 4, ARM वर्जन 5, ARM वर्जन 6। तो इस पूरे डायग्राम में आपको ये येलो कलर में आर्किटेक्चर्स दिखेंगे, ओके, जो कि सिर्फ डिजाइन दिखाता है, ओके, और इस डिजाइन के ऊपर बनाए जाते हैं प्रोसेसर्स। पर ये सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं बनाया जाता, उनकी फैमिली बनाई जाती है। सो जो लाइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो है प्रोसेसर फैमिलीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ARM 7 है और ARM 9 है वो ARM वर्जन 4 इस आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर बनाई गई फैमिलीज है। ARM 7 और ARM 9 ये फैमिलीज है, ये फैमिलीज ARM वर्जन 4 इस आर्किटेक्चर के ऊपर बनाई है। फॉर एग्जांपल ARM वर्जन 10 और ARM वर्जन 11, ARM वर्जन 5 और 6 के ऊपर बनाई गई फैमिलीज है, ओके। और इस फैमिलीज के अंदर आते हैं एक्चुअल अपने प्रोसेसर, जिनको हम बोलते हैं प्रोसेसर कोर। सो ये पिंक कलर में दिखते हैं हमें प्रोसेसर कोर। तो ARM वर्जन 6 तक तो सब ठीक था, ARM एक प्रोसेसर निकाला था, एक प्रोसेसर निकाल रहा था या फिर एक आर्किटेक्चर निकाल रहा था। पर ARM वर्जन 7 से लेके ARM ने डिसाइड किया कि हम अब से लेके 3 आर्किटेक्चर्स बनाएंगे। तो वो 3 आर्किटेक्चर्स को हम बोलते हैं आर्किटेक्चर्स प्रोफाइल। तो ARM वर्जन 7 के केस में उन्होंने ARM वर्जन 7A, ARM वर्जन 7R और ARM वर्जन 7M ऐसे 3 आर्किटेक्चर्स डिफाइन किए। और आगे जाके ARM वर्जन 8 के केस में भी सेम, ARM वर्जन 8A, ARM वर्जन 8R और ARM वर्जन 8M। और वैसे ही ARM वर्जन 9 के केस में अभी जो इस पे ऊपर काम चल रहा है, ओके। सो ये थे कुछ आर्किटेक्चर्स और इन आर्किटेक्चर्स के ऊपर बनते हैं अपने प्रोफाइल्स, फैमिलीज। फॉर एग्जांपल कोर्टेक्स A जो फैमिली है वो बनती है इन सारे आर्किटेक्चर्स के ऊपर, और इन आर्किटेक्चर्स का यूज करके कोर्टेक्स A फैमिली के अंदर आते हैं कोर्टेक्स A8 और कोर्टेक्स A9। जो अपना रास्पबेरी पाई है उस रास्पबेरी पाई के अंदर भी कोर्टेक्स A53 ऐसे कुछ आर्किटेक्चर A53 प्रोसेसर कोर यूज किया गया है। सिंपल, ओके। और जो जहाँ पे हम इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल अपना ARM कोर्टेक्स M4, ये M4 प्रोसेसर आता है कोर्टेक्स M फैमिली के अंदर, ओके। और ये कोर्टेक्स M फैमिली ARM वर्जन 7M और ARM वर्जन 8M के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जो अपना प्रोसेसर कोर है कौन सा, ARM कोर्टेक्स M4, ये ARM कोर्टेक्स M4 ये बेस है ARM वर्जन 7M इस आर्किटेक्चर के ऊपर। क्लियर है? तो ये था ARM का आर्किटेक्चर। नाउ जो हमारा टारगेट है ARM कोर्टेक्स M4, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये ARM कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर कुछ इस प्रकार दिखता है। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर है नहीं, सिंपल प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका प्रोसेसर कोर, ओके, जहां पे अपना एक्चुअल काम होता है, जहां पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसर के अंदर होती है। तो ये ARM कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर, उसके अंदर ये अपना प्रोसेसर कोर। और आपको बताएं ये सिर्फ प्रोसेसर होने से काम नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग पेरिफेरल चाहिए होंगे उस प्रोसेसर को हेल्प करने के लिए। तो ये उसके सारे पेरिफेरल्स है, ठीक है। चलो एक करके समझ लेते हैं। तो ये अपना ARM कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर, उस प्रोसेसर के अंदर आता है अपना ये प्रोसेसर कोर।
आर्म कोर्टेक्स M4 या फिर M4F। अब ये F क्या होता है? F होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट बेसिकली जब अगर आपको हायर कैलकुलेशंस करने हो, आपको प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट काम में आता है, ठीक है। और ये ऑप्शनल होता है, आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी यूज़ कर सकते। तो आर्म कोर्टेक्स M4 एंड M4F ये प्रोसेसर कोर। अब ये प्रोसेसर कोर के अंदर क्या होता है? तो इस प्रोसेसर कोर के अंदर होता है अपना एक्चुअल ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपको पता है आप जो भी कुछ कोड लिखते हो तो इवेंचुअली ब्रेकडाउन होता है अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल यूनिट में, मतलब एंड ऑपरेशन में, और ऑपरेशन, एडिशन या फिर डिवीजन ऑपरेशंस में। तो ये ऑपरेशंस करने का काम कौन करता है? ये अपना ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है, सिंपल। तो ये होता है इसके अंदर। देन रजिस्टर्स होते हैं, आपने कभी तो सुना होगा R0 होता है, R1 होता है, R2 होता है, R3 होता है। ये जो सारे के सारे रजिस्टर्स है वो होते कहाँ पे एक्चुअली? ये सारे के सारे रजिस्टर्स इस प्रोसेसर अंदर के होते हैं, इस प्रोसेसर कोर के अंदर होते हैं। देन अगेन पाइपलाइन इंजन होता है, देखेंगे हम ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में देखेंगे अपने कोर्स में, ओके। पर समझ लेते हैं ये पाइपलाइन इंजन इसके अंदर होता है, एड्रेस जनरेशन यूनिट इसके अंदर होता है, बैरल शिफ्टर इसके अंदर होता है। सो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं प्रोसेसर की वो सारी की सारी इसके अंदर होती है। क्लियर? आई होप मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। नाउ अभी देखो ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के अंदर है एक प्रोसेसर कोर। तो इस प्रोसेसर को हम बोलेंगे सिंगल कोर प्रोसेसर। जो आर्म कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर है वो एक सिंगल कोर प्रोसेसर है, क्योंकि ये इस प्रोसेसर के अंदर एक ही कोर है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, सपोज आप एक रूम में हो और आप अकेले हो और आपको कोई काम इस रूम के अंदर आया, तो आप अकेले इस काम को कर रहे हो और उस काम करने के लिए आपको लग रहे हैं 10 मिनट, ओके। तो उस रूम के अंदर आप एक ही पर्सन हो, तो आप कहलाओगे सिंगल कोर प्रोसेसर और वो 10 मिनट में कोई काम कर रहा है। वहीं पे अगर मैं आपके हेल्प में आ जाऊं उस प्रोसेसर उस कमरे के अंदर, तो अब कहलाएगा वो कमरा यानी वो प्रोसेसर ड्यूअल कोर प्रोसेसर, जहां पे 2 पर्सन साथ ही साथ काम करेंगे। और जो पहला एक प्रोसेसर 10 मिनट में काम कर रहा था, अभी वही काम 2 प्रोसेसर मिलके 5 मिनट में काम करेंगे। सो जो अभी हमने डिस्कस किया M4 प्रोसेसर के बारे में, वो था बेसिकली एक प्रोसेसर कोर जिसके अंदर क्या होता है, ओके। और हमने ये भी जाना कि कैसे M4 प्रोसेसर एक सिंगल कोर प्रोसेसर है। नाउ अभी हम जान लेते हैं ये बाकी सारे जो पेरिफेरल्स है वो उनका काम क्या है। सबसे पहले आता है ये NVIC, नेक्स्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर। क्या होता है? ये जो प्रोसेसर कोर है खुद से एक्सेप्शन जनरेट करता है, मतलब इंटरप्ट जनरेट करता है। एक्सटर्नल वर्ड से कोई इंटरप्ट आता है तो बेसिकली इंटरनल से या फिर एक्सटर्नल से आने वाले इंटरप्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये ब्लॉक है, नेक्स्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर, नाम से ही पता चलेगा इंटरप्ट कंट्रोलर। देन आता है वेकअप इंटरप्ट कंट्रोलर। मतलब अगर आपका ये प्रोसेसर है स्लीप मोड में चला जाए, मतलब आपके पावर कंजम्पशन कम चाहिए, इसकी वजह से हम M4 प्रोसेसर को स्लीप मोड में या फिर डीप स्लीप मोड में डालते हैं। तो फिर ये स्लीप मोड हो गया, डीप स्लीप मोड हो गया। इससे अपने प्रोसेसर को वेकअप करने के लिए जो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है या फिर जो पेरिफेरल यूज़ किया जाता है वो है वेकअप इंटरप्ट कंट्रोलर। नेक्स्ट है JTAG और सीरियल वायर डिबगर। अभी ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? अपने प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब बेसिकली अपने प्रोसेसर के साथ कुछ प्रोग्रामिंग करना हो, प्रोसेसर को कुछ प्रोग्राम करना हो, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली JTAG या फिर सीरियल वायर व्यूअर होते हैं। सो यही प्रोटोकॉल्स, यह पेरिफेरल है जो JTAG और सीरियल वायर व्यूअर और सीरियल वायर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता है। देन आगे आता है मेमोरी प्रोटेक्शन सर्किट। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास इतनी बड़ी मेमोरी है और उसमें से कुछ सेक्शन बहुत क्रिटिकल है, ओके। और ये सेक्शन किसी पेरिफेरल ने या फिर किसी दूसरे थर्ड पार्टी प्रोग्राम ने एक्सेस नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हम इस पूरे मेमोरी को गार्ड करते या फिर सेफ गार्ड करते। उसके लिए जो पेरिफेरल यूज़ किया जाता है वो है मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, राइट, सिंपल। देन आता है बस मैट्रिक्स। नॉर्मली अपना कंट्रोलर एक्सटर्नल वर्ड से, ये प्रोसेसर है, अपने कंट्रोलर के साथ बातचीत करता है, उससे डेटा लेता है, उसको इंस्ट्रक्शन सेट करता है। इसकी वजह से हमें चाहिए होते 3 बसेस, I बस, D बस और ES बस। ES बस स्टैंड फॉर सिस्टम बस, I बस स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन बस, D बस फॉर डेटा बस एंड ES बस फॉर सिस्टम बस, राइट। सो ये तीनों बसेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बस मैट्रिक्स होता है। देन यहाँ पे होता है एम्बेडेड ट्रेस माइक्रोसेल, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेस माइक्रोसेल या फिर ट्रेस पोर्ट यूनिट सेल। सो बेसिकली इन तीनों का काम क्या होता है? सपोज आपने कुछ प्रोग्राम अपलोड किया, ये प्रोग्राम कर रहा है, ओके, जो कुछ प्रोग्राम कर रहा है, तो अभी इसमें अंदर क्या चल रहा है, इसके रजिस्टर्स R0 में कौन सी वैल्यू है, R1 में कौन सी वैल्यू है, ओके, अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सभी चीज़ें रियल टाइम जब एग्जीक्यूशन चल रहा है अगर तभी हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें जानना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एम्बेडेड ट्रेस माइक्रोसेल एंड ट्रेस इंस्ट्रूमेंटेड ट्रेस माइक्रोसेल एंड ट्रेस पोर्ट इंटरफेस यूनिट, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने आर्म कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर के अंदर मिलती है, राइट।
जिनको यहाँ पे मैंने डिटेल में मेंशन किया है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो, सिंपल वही चीज़ है यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन की है। नाउ अभी ये हमने तो अभी तक समझ लिया आर्म कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर के बारे में। नाउ अभी समझ लेते हैं इस आर्म कोर्टेक्स M4 प्रोसेसर जो आर्म खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो सिर्फ डिज़ाइन देता है। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम थर्ड पार्टी सेमीकंडक्टर कंपनी के पास चले जाते हैं, ठीक है। सो चलो जान लेते हैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ STM। सो SSG माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका एंड थॉमसन, इन दो कंपनी का मर्जर हुआ, ओके, और जहाँ से अपना नई कंपनी चालू हुई ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, जो कंपनी बेसिकली 1987 में फॉर्म हुई थी। और ये कंपनी आर्म के प्रोसेसर को लेके खुद का कंट्रोलर्स बनाती है, राइट। सो इस कंट्रोलर के STM32, ये ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत पॉपुलर फैमिली है STM32। फैमिली के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल STM32 F फैमिली आती है, W फैमिली आती है, L फैमिली आती है। तो F फैमिली बेसिकली लो पावर डिवाइसेस है पर हाई परफॉर्मेंस देती है, मतलब ऐसे कंट्रोलर्स बनाती है जो कम पावर कंज्यूम करके हाई परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। सो ये बनाते हैं F फैमिली। देन W फैमिली आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया या फिर वाईफाई हो गया, इसके लिए डेडिकेटली अपने को पेरिफेरल चाहिए होते हैं। देन L सीरीज जो स्पेसिफिकली लो पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। लो पावर एप्लीकेशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हर एक घंटे में अपना प्रोसेसर ऑन हो जाएगा, रीडिंग ले लेगा और फिर से स्लिप हो जाएगा, राइट। ऐसे बहुत थोड़े पावर पे काम करने के लिए हमारे पास L सीरीज है। H सीरीज हाई परफॉर्मेंस के लिए, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ओके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें मिल जाता है। देन आती है G सीरीज जो बेसिकली परफॉर्मेंस और लो पावर के बीच में अपने बीच में बैलेंस मेंटेन करती है। देन MP सीरीज, तो MP सीरीज बेसिकली ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। क्या होता है ड्यूअल कोर, मतलब एक कंट्रोलर के अंदर जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर कोर रहेंगे और साथ ही साथ एक साथ अपने काम करेंगे, तो ये प्रोसेसर कोर है। MP सीरीज में ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता है जिसमें एक प्रोसेसर आर्म कोर्टेक्स A से आता है और दूसरा आर्म कोर्टेक्स M से आता है, राइट। ऐसे प्रोसेसर होता है। सो ये STM32 फैमिली है जिसमें हम यूज़ करेंगे STM32 F फैमिली, जिसमें हम यूज़ करेंगे STM32 F फैमिली। सो F फैमिली में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आती है, F1 2 3, उसमें से हम पर्टिकुलरली यूज़ कर लेते हैं STM32 F4 ये कंट्रोलर। सो STM32 F4 कंट्रोलर हमने पहली स्लाइड में देखा था, हमारा जो टारगेटेड है वो है STM32 F4 XX, तो STM32 F4 कंट्रोलर, राइट। सो देखो उसके इस फैमिली के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रोलर्स आते हैं, उसमें से मैंने एक चूज़ कर लिया STM32 F407, क्योंकि हम जो बोर्ड यूज़ करने वाले हैं, मतलब जो हमारे पास फिजिकली IC अवेलेबल है वो है STM32 F407 VG, ये इस फैमिली की पार्ट है। सो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो आर्म कोर्टेक्स M4 का प्रोसेसर यूज़ करता है, ओके, और बाकी सारी सिर्फ प्रोसेसर आर्म का यूज़ करता है, बाकी सारी चीज़ें उसने खुद से इंप्लीमेंट की है, राइट। ओके, ये कुछ इस प्रकार की डायग्राम है। अभी सिर्फ STM नहीं है जो आर्म का प्रोसेसर बनाते हैं, NXP भी है जो आर्म के प्रोसेसर बनाती है, माइक्रोचिप भी है जो आर्म के प्रोसेसर के ऊपर अपना कंट्रोलर बनाती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी है, रेनेसांस भी है, ऐसे अलग अलग कंपनीज है जो अपने कंट्रोलर्स आर्म के प्रोसेसर के ऊपर बनाते हैं। क्लियर है? ओके, सो नाउ ये ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे हम क्लियरली नहीं देख सकते, तो मैं यहाँ से डेटा शीट ओपन करता हूँ जहाँ पे मुझे ये पता चलेगा कि ये ब्लॉक डायग्राम कहाँ पे कनेक्टेड है, लाइक कहाँ से मैंने ली, ठीक है। सो मैं सबसे पहले डेटा शीट पे डिस्कस कर लेता हूँ। सो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो STM32 F407 डेटा शीट, तो आपको ये डेटा शीट मिल जाएगी। सो अगर मैं बताऊं तो ये डेटा शीट लगभग 203 पेजेस की है, जहाँ पे STM32 F407 ये कंट्रोलर के बारे में मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? ओके, सो इस डेटा शीट का मैं सेकंड चैप्टर ओपन करता हूँ। इस सेकंड चैप्टर में 2.2 जो चैप्टर है वो है बेसिकली अपना ब्लॉक डायग्राम, और यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम समझ सकते हो। देखो ये अपना STM32 F4 जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के अंदर है अपना आता है आर्म कोर्टेक्स M4। अभी आर्म कोर्टेक्स M4 के साथ साथ जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, JTAG, सिलवायर, डिबगर, MPU, NVIC, ATM, वही चीज़ें यहाँ पे, सभी चीज़ें नहीं है। देखो हमने यहाँ पे देखा था सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ चुनिंदा ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना या ना करना ये अपने पूरा का पूरा कंट्रोलर के मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे STM के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी ये ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को ये बहुत सारे पेरिफेरल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बसेस। कौन से बस होते हैं? ये देखो AHB1 है, AHB2 बसेस है, AHB3 बसेस है, राइट। और देन यहाँ पे देखो APB1 बस है, APB2 बसेस है, और ये ऐसे सभी के सभी बसेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बस मैट्रिक्स भी
डेडिकेटली होता है, ठीक है। तो हम ये बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम फोकस करते हैं GPIO पे, क्योंकि हमारा फोकस है GPIO पे। तो देखो, इस ARM Cortex M4 को अगर GPIO को मैनेज करना है, इस प्रोसेसर को GPIO को मैनेज करना है, तो ये जो प्रोसेसर्स है, ये जो प्रोसेसर सभी के सभी, सॉरी, ये जो GPIO पोर्ट्स है, वो GPIO पोर्ट्स अपने प्रोसेसर के साथ एक बस के साथ कनेक्टेड है। और देखो कौन सी बस है वो, ये बस कनेक्टेड है AHB बस के साथ, AHB बस के साथ अपने ARM Cortex M4 के साथ कनेक्टेड है। सिंपल, राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पे यही समझ लेना है कि अभी हम GPIO पोर्ट के ऊपर काम करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक पोर्ट होता है, वो सारे के सारे पोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए ARM को इस AHB बस के थ्रू जाना पड़ता है। और नेक्स्ट बात, ये जो पेरिफेरल्स है वो नॉर्मली डिसेबल होते हैं, मतलब इनको क्लॉक नहीं मिलती। ये सारे डिजिटल पेरिफेरल्स है, इनको वर्क करने के लिए क्लॉक चाहिए होती है, और नॉर्मली इनको क्लॉक नहीं मिलती। तो क्लॉक देने का काम या फिर नहीं देने का काम हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल, वो करता है। नाम से ही पता चलता है, रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल वो मैनेज करता है इन सारे पेरिफेरल्स। ये सिर्फ GPIO नहीं, ये सारे के सारे पेरिफेरल्स को कौन सी क्लॉक जाएगी या फिर ना जाएगी, ये सिर्फ ये सब मैनेज करेगा रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल, ये पेरिफेरल, ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये उसके फीचर्स है कुछ, अपना ARM Cortex M4 STM32F407 के कुछ फीचर्स है, ठीक। सो इसके अंदर ये बाद में देख लेते हैं, ओके। ना अभी हमने प्रोसेसर समझ लिया, उस प्रोसेसर के ऊपर काम करने वाला कंट्रोलर समझ लिया। अभी ये कंट्रोलर डायरेक्टली तो एक सिंगल चिप तो नहीं यूज कर सकते, ओके। उसको लिए कुछ ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा या फिर कुछ बोर्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर हम इंटरफेसिंग करके, प्रोग्रामिंग करके कनेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेवलपमेंट बोर्ड। ये डेवलपमेंट बोर्ड होता क्या है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें अगर मैं एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे लाऊं तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बोर्ड। तो अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियो का एक डेवलपमेंट बोर्ड होता है, ये STM ने खुद से बनाए बोर्ड्स है। एक होता है न्यूक्लियो बोर्ड। अभी न्यूक्लियो बोर्ड के अंदर देखो F1 की सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, F0, F1, F2, F3, F4, L, W, ऐसे अलग अलग चीज़ें एक न्यूक्लियो बोर्ड है, ओके। बेसिकली एक स्टार्टिंग मॉड्यूल होता है, लाइक बेसिकली हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियो बोर्ड के बाद आता है डिस्कवरी बोर्ड। अब ये न्यूक्लियो बोर्ड और डिस्कवरी बोर्ड में लाइक क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो मेजर डिफरेंस यही होता है कि ये जो बोर्ड होता है बच्चों, इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं। तो हम भी यही यूज़ करने वाले हैं इसमें, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियो बोर्ड इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देन आता है इवेल्यूशनल बोर्ड। अभी इवेल्यूशन बोर्ड या फिर इवेल बोर्ड बोलते हैं, ये जो बोर्ड्स है डेडिकेटली पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए आते हैं, और ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आते हैं। देखो मतलब फॉर एग्जांपल यही पर्टिकुलर कंट्रोलर के आएगा या फिर इसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के पर आएगा। देन आता है HMI बोर्ड। देन HMI बोर्ड को हम बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग बोर्ड। मतलब ये ऐसे बोर्ड होते हैं जहाँ पे यूजर इस बोर्ड को डायरेक्टली यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है? यहाँ पे टच स्क्रीन होगी या फिर कोई डिस्प्ले होगा या फिर बटन्स होंगे, ओके। सो जहाँ पे ह्यूमंस या फिर यूजर डायरेक्टली इस बोर्ड को यूज कर सकता है, उसको हम HMI बोर्ड बोलते हैं। सो इन चारों बोर्ड्स में से हम यूज करने वाले अपना डिस्कवरी बोर्ड, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना डिस्कवरी बोर्ड है। जो डिस्कवरी बोर्ड है बेस्ड ऑन STM32F407 कंट्रोलर के ऊपर, ये जो इसके फीचर्स STM32F407 इस डिस्कवरी बोर्ड के ऊपर बेस्ड है। जो इस कंट्रोलर के अंदर है ARM Cortex M4 का 32 बिट प्रोसेसर, और इसके ऊपर है 1 MB की फ्लैश मेमोरी और 192 किलोबाइट्स का रैम। और इसकी जो पैकेजेस है वो क्वाड फॉर पैकेज है 100 पिन का, मतलब इस टोटल कंट्रोलर के अंदर 100 पिन है, राइट। ये जो बोर्ड है बेसिकली बच्चों दो पार्ट से बना हुआ है। ये एक पार्ट है, सो नीचे वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट है वो अपना पर्टिकुलरली कंप्लीट कंट्रोलर है, मतलब कंट्रोलर के सारे कनेक्शन यहाँ पे मेंशन किए। देन ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? तो इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम डीबगर, इसको बोलते हैं डीबगर। कौन सा डीबगर है? इस STM ने प्रोवाइड किया है, तो इसको हम बोलते हैं ST-Link डीबगर सर्किटरी, इसको बोलते हैं ST-Link डीबगर सर्किटरी। और ये अपना एक्चुअल कंट्रोलर का पार्ट है। तो बोर्ड का दो पार्ट होता है, ऊपर होता है डीबगर और नीचे होता है अपना एक्चुअल कंट्रोलर। सिंपल, ओके। देन इसके ऊपर क्या होता है? इस बोर्ड के ऊपर फीचर्स देख लेते हैं। इसके ऊपर एक एक्सेलेरोमीटर होता है जो एक्सेलरेशन मेजर करता है, इस बोर्ड के ऊपर ही है। देन एक ऑडियो सेंसर है जो अपना ऑडियो या फिर ऑडियो मैनेज करता है, लाइक इनपुट लेता है। देन डैक है, बेसिकली आउटपुट, एक साउंड सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए एक डैक है। दो बटन्स है, एक यूजर बटन, यूजर कॉन्फ़िगर कर सकता है। एक रीसेट बटन है, प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए। प्रोग्राम रीसेट करना यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें एक प्रोग्राम अपलोड किया जो प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग प्रिंट कर रहा है,
अगर 4 पे आने के बाद मैंने रीसेट बटन प्रेस किया तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम फिर से 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो रीसेट बटन यहाँ पे अलग अलग 8 एलईडीज है। सबसे पहला एलईडी आता है ये बेसिकली एलईडी, ओके। ये एलईडी क्या करता है, बोर्ड ऑन होने के लाइक बोर्ड ऑन हो चुका है ये बताता है। देन और एक एलईडी आता है, वो क्या बताता है कि अभी बोर्ड में प्रोग्रामिंग चल रही है, उसका डिबगिंग स्टेट में है वो, ये बताता है। यहाँ पे 4 एलईडीज होते हैं, ये यूजर कॉन्फ़िगर होते हैं, मतलब यूजर खुद को चाहिए वैसे कॉन्फ़िगर कर सकता है इनको। देन यहाँ पे और 2 नीचे होते हैं। सो ये 2 नीचे किसके लिए यूज होते हैं, ये यूएसबी कम्युनिकेशन या फिर ओवर वोल्टेज हो गया तो ये डिटेक्ट, ओवर करंट या फिर ओवर वोल्टेज बताते हैं। ऐसे 1 2 और ये 4 6, ओके, और ये 2, ऐसे 8 एलईडीज होते हैं, राइट। इस बोर्ड में एक माइक्रो यूएसबी होता है और एक मिनी यूएसबी होता है। इस मिनी यूएसबी के साथ हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये मिनी यूएसबी का यूज करके हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। और ये बोर्ड बेसिकली आउटपुट में हमें 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के ऊपर कनेक्शन, लाइक 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के पैरामीटर्स पे ऊपर काम करता है, राइट। और इस बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए हम यूज करने वाले आईडी कॉल STM32 क्यूब आईडी, ओके। अगर आप गूगल पे सिंपली सर्च करते हो STM32 क्यूब आईडी तो आपको मिल जाएगा, या फिर हम डेडिकेटली इसको देख सकते हैं हम STM32 क्यूब आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं। फिर फिलहाल मेरे पास तो STM32 क्यूब आईडी है तो मैं इसको डायरेक्टली आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कर लेते हैं। नाउ अब ये STM32 क्यूब आईडी है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए 2 वेज होते हैं। एक होता है एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, या फिर दूसरा होता है STM32 क्यूब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। अभी दोनों में फर्क क्या होता है, देखो। सो एम्प्टी प्रोजेक्ट के केस में हमारे पास कोई हेडर फाइल्स, कोई ड्राइवर्स फाइल्स या फिर कोई लाइब्रेरीज ऑलरेडी मिलती नहीं है, हमें सारा कोड खुद से लिखना होता है फ्रॉम बेसिक्स, हम रजिस्टर लेवल से हमें कोड लिखना होता है। पर वही अगर हम STM32 क्यूब यूज कर ले तो हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी मिल जाती है और साथ ही साथ हम ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, देखो STM ने क्या किया, STM ने ही STM32 क्यूब ये सॉफ्टवेयर पैकेज हमें दिया है जो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए अपना टाइम, एफर्ट और कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि हमने कुछ एपीआईज दिए, वो एपीआईज हमको सिर्फ उस एपीआई को यूज करना है, इंटरनली कोड उन्होंने लिखा हुआ है ना। ये STM32 क्यूब, उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, STM32 क्यूब MX और STM32 क्यूब F4। अब ये MX क्या होता है, तो MX बेसिकली ग्राफिकल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन टूल है, जहाँ पे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन टूल है जहाँ पे हमारे पास ये कंट्रोलर आएगा और उस कंट्रोलर के पिन्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ये पिन्स कैसे काम करेंगे वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर ये पिन मैंने पिन्स डिफाइन किए और मैंने पिन्स डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्यूब MX सॉफ्टवेयर है। नाउ उसके बाद मेरे लिए अपना STM32 क्यूब खुद से कोड लिख के देगा और वो कोड का एक्चुअल डेफिनेशन, उसका एक्चुअल सोर्स कोड इस STM32 क्यूब F4 में लिखा हुआ होता है। सिंपल। सो STM32 क्यूब इसमें 2 पार्ट होते हैं, STM32 क्यूब MX, STM32 क्यूब F4, सिंपल, ओके। तो क्यूब MX में होता है ग्राफिकल सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और क्यूब F4 में हम उस ग्राफिक के लिए जनरेट होने वाले जो भी कोड है उसमें यहाँ पे लिखा होता है। अब ये क्यूब F4 में जो प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं वो बेसिकली HL प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। उस HL का फुल फॉर्म होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, मतलब हमें यहाँ पे एपीआईज मिलते हैं। एपीआईज को हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल फंक्शंस होते हैं, उनका यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, ओके। चलो डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ठीक। सो ये अपना आईडी है। चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम कि प्रोजेक्ट कैसा करना है। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल न्यू STM32 प्रोजेक्ट, फाइल न्यू STM32 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, एक कुछ डाउनलोडिंग होता है तो वो होने देते हैं। फिर नेक्स्ट ये कर लेगा अपना टारगेट सिलेक्टर ऑन। टारगेट सिलेक्टर ऑन इसका मतलब क्या कि बेसिकली ये जो हम कोड करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं, ओके, वो पूछेगा, वो ट्राई करेगा किसके लिए हमें करना है। STM32 F4 के लिए करना है, F1 करने के लिए करना है, किसके लिए करना है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे टारगेट सिलेक्टर से। उससे पहले जो भी कुछ डाउनलोडिंग हो रहा है उसको हम होने देते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे टारगेट सिलेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो ओके, टारगेट सिलेक्टर में सबसे पहले हमें आईसी चूज करनी होती है। यहाँ पे जो भी कुछ आईसी है उसके बारे में हम डायरेक्टली चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये कौन सी आईसी है, STM32 STM32
F407 VG-T6 राइट। ये आईसी अपनी, और ये अपनी आईसी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, पर हम आईसी पे नहीं, हम बोर्ड पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और वो भी बोर्ड हमको मिल जाएगा। कौन सा? अपना डिस्कवरी बोर्ड। कौन सा डिस्कवरी बोर्ड? STM32 F407 वाला डिस्कवरी बोर्ड, क्योंकि डिस्कवरी बोर्ड भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ STM32 F4, देखो F407 डिस्कवरी बोर्ड, ये अपना डिस्कवरी बोर्ड है राइट, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसको भी लिए प्रोजेक्ट का नाम देना है 001। मैं यहाँ पे देता हूँ आपको डेमो। ओके, डेमो। नेक्स्ट, सो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट टाइप अगर हम एम्प्टी करते हैं तो हमें खुद से सारा कोड लिखना होता है। वही अगर हम STM32 भी यूज करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आएगी जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, और उसे के साथ हमारे लिए कोड भी जनरेट होके आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लोड हो रहा है। यस, तो यहाँ पे हमें ये प्रोजेक्ट मिल चुका है। ओके, देखो हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, और इस कंट्रोलर के ऊपर जो भी कनेक्शंस है, देखो अभी ये कनेक्शंस क्यों आए, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो बोर्ड है बेसिकली बच्चों, ये वाला, इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कनेक्शंस ऑलरेडी मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल वाला, ये यूजर बटन वाला, ये रीसेट बटन वाला, ये एक्सेलेरोमीटर वाला, ये डिबगर का कनेक्शंस हो गया, या फिर माइक्रो USB कनेक्शन हो गया, अपना ये आउटपुट वाला कनेक्शन हो गया, ये सारे के सारे कनेक्शंस है। तो वो सारे के सारे कनेक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और उसमें से हम यूज करने वाले LED, ठीक है, उसमें से हम यूज करने वाले LED। तो देखो समझ लेते हैं हमारे जो LEDs है कौन से, ये 4 वाले LEDs, 1 2 3 4, ये जो 4 LEDs है बेसिकली यहाँ पे लिखा है LED 3 4 5 और 6। ओके, यूजर के लिए हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो कहाँ पे कनेक्टेड है? पोर्ट D के, हमने बताया था बहुत सारे पोर्ट थे, उसके पोर्ट D के 12 नंबर पिन, 13 14 15 वही पिन्स है। LED 4, LED 3, LED 5 और LED 6, ऐसे सभी के सभी पिन्स अवेलेबल है। तो हमें इन ये पिन्स का कैसे कनेक्टेड है? ऐसा आउटपुट कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे आउटपुट कनेक्टेड है, एज अ आउटपुट कनेक्टेड है, सिंपल, ठीक। चलो, तो ये अगर मैं इसको, ये अपना कंट्रोलर है, और इसके बाद इसकी क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने बोला था कि ये जो क्लॉक्स होते हैं अपने कंट्रोलर्स के, जहाँ पे हमने ये बताया कि कंट्रोलर को क्लॉक देने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। इंटरनल RC ऑसिलेटर यूज करते हैं, ठीक है। सो ये क्लॉक, हाँ ठीक, ओके। तो अभी ये तो हो चुका है, अभी हम इसके लिए कोड जनरेट करते हैं। सो कंट्रोल सेव कर लो, और कंट्रोल सेव करने से भी कंट्रोल सेव कर लो, और उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिख रहा है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टूल जनरेशन, इसके ऊपर क्लिक कर लो। ये पूछेगा आपको C पर्सपेक्टिव ऑन करना है? हाँ करना है। कंट्रोल सेव करने से पहले भी आपको ये पूछेगा कि आपको कुछ सेव करना है या करना है। तो यहाँ पे सेव हो रहा है और अपने लिए कोड भी जनरेट हो रहा है। सो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टूल अपडेटिंग कोड, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो हमारे लिए कोड ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। ओके, सबसे पहले कुछ जो रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स है वो डाउनलोड की है, वो इंक्लूड की है। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, हमें I2C यूज़ करना है, I2S यूज़ करना है, मतलब बहुत सारे अलग अलग पेरिफेरल्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे खुद ने हैंडलर फंक्शन बनाई है। ओके, देन क्लॉक कॉन्फ़िगर करने के लिए एक फंक्शन है सिस्टम क्लॉक कॉन्फ़िग, GPIO कॉन्फ़िगर करने के लिए GPIO के लिए फंक्शन है, I2C के लिए I2C का फंक्शन, I2S के लिए I2S का फंक्शन, SPI के लिए SPI का, USB के लिए USB का फंक्शन। ओके, और यहाँ से अपना मेन कोड, जहाँ से अपना मेन कोड से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले HL यूनिट यानी क्या? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन इनिशियलाइजेशन, मतलब आगे जाके मैं HL के बहुत सारे फंक्शन यूज कर सकता हूँ, उसके लिए सबसे पहले ये यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना होता है। देन सिस्टम क्लॉक कॉन्फ़िग, क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देन ये जो फंक्शन डिक्लेयर किए उन्होंने मैं अंदर कॉल कर रहा हूँ, GPIO यूनिट, I2C यूनिट, अगर हर एक फंक्शन के अंदर ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिखी है। देन वाइल, अपना वाइल में फंक्शन के अंदर अपना जो लॉजिक लिखना होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। सो ये जो देख रहे हो आप सभी की सभी कमेंट्स देख रहे हो, उस कमेंट के अंदर हमें जो कुछ लिखना होता है वो लिखना होता है, ठीक है। सो हम फंक्शन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं GPIO यूनिट फंक्शन के बारे में। तो मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके F3 प्रेस करता हूँ, तो मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो उस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में लिखा है, उस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में लिखा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है यार, क्या फिर क्या नहीं लिखा। चलो
तो GPIO के बारे में समझ लेते हैं। ओके, सो GPIO STM32 के अंदर होते हैं जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। ओके, सो जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट होते हैं, ये कन्फिगर कर सकते हैं यूजर, मतलब GPIO स्टैंड फॉर जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। ऐसे पिन्स होते हैं जिनको यूजर कन्फिगर कर सकता है। और यूजर कैसे कन्फिगर कर सकता है? सबसे पहले डिजिटल इनपुट लेने के लिए या फिर डिजिटल आउटपुट देने के लिए, मतलब हाई या फिर लो रीड करने के लिए या फिर हाई और लो आउटपुट देने के लिए देना आता है अल्टरनेट फंक्शन मोड। मतलब इनपुट और आउटपुट से अलावा UART हो गया, I2C हो गया, SPI हो गया, USB हो गया, ऐसे जो पेरिफेरल्स है उनको रीड करने के लिए, उनका डेटा सेंड करने के लिए, उनको यूज करने के लिए जो मोड यूज किया जाता है वो है अल्टरनेट फंक्शन मोड, राइट। और उसके बाद आता है एनालॉग मोड। अगर आपको एनालॉग इनपुट लेना है या फिर आपको एनालॉग आउटपुट देना है तो जो मोड यूज किया जाता है वो एनालॉग इनपुट या फिर एनालॉग आउटपुट मोड होता है, राइट। सो ऐसे हमारा GPIO के कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम चाहे तो इसको इनपुट रख सकते हैं या फिर इसको आउटपुट भी रख सकते हैं, और या फिर अल्टरनेट फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली कोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलो कोड के लिए जाते हैं और GPIO के बारे में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पिन लेता हूँ अपना, ये GPIO पिन्स LED4, हाँ यही अपने LED के 4। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये एक वेरिएबल बनाया है। ओके, उस वेरिएबल में मैंने पिन लिखे, मतलब मैंने नहीं, अपने खुद से कोड जनरेट हुआ है। वहाँ पे LED4 की पिन, LED3 की पिन, LED5 की, ये सभी की सभी पिन्स कैसे यूज़ की, कैसे करनी है, आउटपुट की तरह यूज़ करनी है। हमें कोई पुल अप या फिर पुल डाउन रजिस्टर नहीं कनेक्ट करना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। ओके, मतलब एक जो लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर लो, ऐसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। नाउ हमें सिर्फ यहाँ पे वाइल लूप के अंदर लॉजिक लिखना है, हमें सिर्फ वाइल लूप के अंदर लॉजिक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे लॉजिक? अगर मुझे GPIO ऑन करना है, LED ऑन करना है, तो मुझे सिर्फ एक फंक्शन लिखना होता है HL GPIO राइट, HL GPIO राइट पिन। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पे आधा फंक्शन लिखा और देन मैंने कंट्रोल स्पेस लिखा, तो मेरा ऑटो कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो ऑटो कंप्लीट के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल एंड स्पेस। देन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो पिन्स है वो कौन सी पिन्स है, GPIO डीप पोर्ट की पिन्स है। कौन सी पिन है? 12 नंबर की पिन है, 13 नंबर की पिन है, 14 नंबर की, कौन सी भी पिन हो सकती है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पिन _12। देन यहाँ पे पिन स्टेट क्या हो सकता है? अगर मुझे ऑन करना है तो 1 लिखना है, ऑन करना है तो 1 लिखना है, अगर मुझे ऑफ करना है तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना है, बस। तो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, कंट्रोल S से सेव, और चेक करता हूँ बिल्ड करके क्या ये एक्चुअली हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बिल्ड करके देखता हूँ, अगर बिल्ड होते समय अगर कुछ एरर आता है तो हम यहाँ से फिर से वो एरर रेक्टिफाई करेंगे और फिर से एक बार बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग आ रहा है, इसका मतलब हमने जो भी कोड लिखा है वो सही है ना। हम क्या कर लेते हैं, हम इसको कोड को अभी अपने कंट्रोलर के अंदर अपलोड कर लेते हैं। 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना STM32F4 का डिस्कवरी बोर्ड लिया है, सिर्फ कलर चेंज है। अपने PPT में ग्रीन कलर का देखा, हमारे फिजिकली हमारे पास है ये ब्लू कलर का बोर्ड, राइट। सो मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। इसको कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं मिनी USB मिनी A to B, ठीक। सो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ। ओके, हाँ, कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे बताता है कि हाँ सभी ओके है या नहीं। अगर आप ये टेक्स्ट करके ओके करके भी देख सकते हो, तो सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर्ड है। नाउ कनेक्ट हो चुका है, अभी इसको अंदर रन करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे रन ऑप्शन है, इसके रन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओके, बोर्ड कनेक्ट करने के बाद रन कर लो और यहाँ पे ओके रन हो जाएगा, मतलब अपलोडिंग चालू हो जाएगी। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, लाइक वेट कर रहा है डिबगर कनेक्शन के लिए। कनेक्ट हो चुका है, ओके, और यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो रही है। अपलोडिंग जब स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे मेरा LED का कलर है वो चेंज हो रहा था। देखो फिर से अभी बता रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, नाउ ये जो कनेक्ट होने के बाद अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर का LED ऑन हो चुका है, ग्रीन कलर का LED ऑन हो चुका है।
यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरा बोर्ड ऑन है, ये एलईडी बता रहा है मेरा बोर्ड ऑन है, ये बताता रहा है अभी यूएसबी कनेक्शन ऑन है, और ये बता रहा है कि मैंने जो कोड किया था वो अभी ऑन है, ठीक है। सो ये हो, अगर हमें इसको अभी कोड में चेंज करना है, हमें अभी इसको ब्लिंकिंग बनाना है, इस कोड को हमें ब्लिंकिंग एलईडी का कोड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, ऑन स्टेट में रख के इसके लिए डिले दे देंगे, इसको ऑन स्टेट करके डिले दे देंगे। डिले के लिए हमें फंक्शन यूज़ करते हैं HL डिले फंक्शन, डिले HL डिले, HL डिले हम 500 मिली सेकंड का देते हैं। ये डिले फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है मिली सेकंड में, और फिर से वही GPIO राइट पिन, कौन सा पोर्ट, D पोर्ट। हम चाहे तो एक साथ अलग अलग पिन्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 14 नंबर की पिन भी करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GPIO पिन 14, ठीक है, और करके लिखा है, ये एक और ऑपरेटर होता है, GPIO पिन 14, ओके। अभी पहले बार तो वो ऑन रहते हैं, अब इस बार 0 करके हम उसको ऑफ करते हैं और फिर से एक बार डिले दे देते हैं, HL डिले, ओके, सिंपल कंट्रोल यस। एक बार सबसे पहले बिल्ड करके देखेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा, ओके, 0 एरर 0 वार्निंग, देखो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, 0 एरर 0 वार्निंग। अब इसके अंदर बिल्ड करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। रन करते समय फिर से आप देखो यहाँ पे डीबगर कनेक्शन ऑन दिखा रहा है, ये एलईडी, यस, और यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों एलईडीज ऑन हो चुके हैं, यस, और ब्लिंक कर रहे हैं, दोनों एलईडी साथ ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। सो हमने अभी तो सिर्फ ये सीखा कि ये जो कोड जनरेट हो चुका है उसको हम कैसे यूज करेंगे, पर हम अपने डिटेल कोर्स में ये सीखते हैं कि हम ये सारा का सारा कोड खुद से कैसे लिखेंगे। मतलब इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती नहीं है, कुछ चुनिंदा ही ऐसे फंक्शंस है जिनका यूज करके हम ये सेम वाला टास्क अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल कोर्स में वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।